अच्छा, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का जो है, दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता था? सेक्शन 3 कह रहा था कि जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन ये है कि द कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एनी टाइम बाउंड केस। लेकिन अगर आपको याद हो, उसमें वो सेक्शन 3 स्टार्ट ही ऐसे हो रहा था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 टू 25, राइट? सेक्शन 5 क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। एनी अपील और एप्लीकेशन may be admitted after the period of limitation prescribed। कोई भी अपील या एप्लीकेशन, और ये बाय द वे सूट पे भी अप्लाई होता है प्रैक्टिकली। यहाँ पे सिर्फ अपील और एप्लीकेशन लिखा है, लेकिन यहाँ इस पे ढेर सारा केस जो है जो कि ये कंफर्म करता है कि ये सूट पे भी अप्लाई होता है। तो इट सेज एनी अपील और एप्लीकेशन मे बी एडमिटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड। कोई भी अपील, सूट या एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड के बाद भी एडमिट हो सकती है। कब हो सकती है? when the appellant or applicant या plaintiff satisfies the court, वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। तो सेक्शन 3 हमें जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन बताता है कि द कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एनी टाइम बार्ड केस। कोई भी केस जो कि टाइम बार्ड हो जाए उसको कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, नहीं सुनेगी, नहीं एडमिट करेगी। लेकिन सेक्शन 5 ये कहता है कि कोर्ट उस सूरत में कोई टाइम बार्ड केस एडमिट कर सकती है या वेव कर सकती है उसको, या सुन सकती है, जिसका लिमिटेशन पीरियड तो एक्सपायर हो गया है पर से बाय डिफॉल्ट, लेकिन उसका जो अपेलेंट है या जो एप्लीकेंट है या प्लेंटिफ है जिसने भी वो चीज़ फाइल की है, वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि उसके पास सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से उसने वो सूट फाइल नहीं किया टाइम पीरियड में, या अपील फाइल नहीं की, या एप्लीकेशन फाइल नहीं की टाइम पीरियड में। ठीक है जी। तो जनरल रूल क्या है कि कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एनी सूट और एनी केस विच इज द टाइम बार्ड केस। लेकिन उसकी एक्सेप्शन ये है सेक्शन 5, जो कि कहती है कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी कोर्ट वो केस सुन सकती है जिस केस में उस केस का फाइल करने वाला बंदा या बंदी, प्लेंटिफ या एप्लीकेंट या पेलेंट या पिटिशनर, वो सेटिस्फाई करता है कोर्ट को कि उसके पास एक सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से उसने वो एप्लीकेशन या अपील जो भी है वो फाइल नहीं की। उस सूरत में कोर्ट लिमिटेशन पीरियड को वेव करके और केस एडमिट कर सकती है। इफ एनी सच पर्सन सेटिस्फाइड द कोर्ट दैट ही हैज सफिशिएंट कॉज, द कोर्ट विल कंडोन द डिले और द कोर्ट विल ग्रांट द कंडोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए शायद नहीं हो, इसलिए मैंने इसको बोल्ड एंड अंडरलाइन किया है। तो सेक्शन 5 के तहत अगर कोई ऐसा बंदा जिसने कोई सूट या एप्लीकेशन या अपील फाइल की जो कि टाइम बार्ड हो चुकी थी, लेकिन उसके पास एक सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से वो फाइल नहीं कर पाया लिमिटेशन पीरियड के अंदर, और उसने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि जी वाकई उसके पास सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से उसने टाइम पीरियड के अंदर फाइल नहीं किया, तो उस सूरत में जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी तो कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट विल कंडोन द डिले। वो डिले को कंडोन कर देगी, यानी अब वेव इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन लीगल लैंग्वेज में इसको कंडोन द डिले कहते हैं। यानी काइंड ऑफ कोर्ट इसको इग्नोर करती है डिले को, या वेव करती है डिले को। ठीक है, तो या तो हम इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे द कोर्ट विल कंडोन द डिले, या इसको ये कहना भी मुनासिब होगा कि द कोर्ट विल ग्रांट द कंडोनेशन ऑफ डिले। कोर्ट कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट करेगी या कोर्ट डिले को कंडोन कर देगी, राइट? सेक्शन 3 gives us an idea that sections 4 to 25 are sufficient causes। सेक्शन 3 स्टार्ट किस तरह हो रहा था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 to 5 द कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एनी टाइम बाउंड केस, राइट? तो उससे हमें अंदाजा ये होता है कि क्यों, देखें सेक्शन 3 का जनरल रूल है कि कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एनी टाइम बाउंड केस, लेकिन उसके साथ उसने ये कह दिया कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 to 25। तो इससे हमें आइडिया ये मिलता है कि सेक्शंस 4 to 25 जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं जनरल रूल की, और एक्सेप्शन तब ही हो सकती है जब उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज हो, लार्जली स्पीकिंग।
right? So section 3 gives us an idea that sections 4 to 25 are sufficient causes. ठीक है, सफिशिएंट कॉजेज सेक्शन 4 भी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपका लिमिटेशन पीरियड संडे को एक्सपायर हो रहा है और आपने मंडे को फाइल किया तो आपके पास एक सफिशिएंट कॉज है जिसकी वजह से आपने लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल नहीं किया। वो क्या कॉज है कि जी मैं तो कल फाइल कर रहा था या कर रही थी लेकिन कल संडे था। सो दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ए सफिशिएंट कॉज। उसके अलावा भी सेक्शन 5 कहता है कोई भी सफिशिएंट कॉज हो जिसपे अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो कोर्ट आपके डिले को कंडोन कर देगी या आपको कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट कर देगी। व्हाट मे बी अ सफिशिएंट कॉज? सफिशिएंट कॉज क्या हो सकता है? बोनाफाइड एंड नॉट मैलिफाइड मिस्टेक, कोई आपकी ऐसी मिस्टेक जो कि बोनाफाइड हो, इन गुड फेथ में आपने मिस्टेक की हो, आपकी कोई बुरी नीयत नहीं हो, आपकी नीयत साफ थी लेकिन आपसे मिस्टेक हो गई। मैलिफाइड मिस्टेक की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। मैलिफाइड मिस्टेक वो होती है जिसमें आपकी इंटेंशन नेगेटिव होती है या आपने जानबूझ के मिस्टेक की हो, तो उसको हम मैलिफाइड मिस्टेक कहते हैं। बोनाफाइड मिस्टेक इज ए सफिशिएंट कॉज फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले। फॉर एग्जांपल, you sued someone in the wrong court, it may be considered a sufficient cause। यानी आपने जिसके खिलाफ सूट फाइल करना था या जिसके खिलाफ अपील फाइल करनी थी या जिसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करनी थी या कुछ भी फाइल करना था किसी के भी खिलाफ, आपने उसको रॉन्ग कोर्ट में सू किया। उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं थी या पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं थी या कोई और टेक्निकल मसला था जिसकी वजह से आपने सू तो उनको किया लेकिन गलत जगह पे किया। So this has been held in various cases to be a bona fide mistake कि जी आपने कोर्ट को अप्रोच किया टाइम के अंदर लेकिन आपने रॉन्ग कोर्ट को अप्रोच किया। इंसाफ लेने के लिए आप पहुंच तो गए कोर्ट के अंदर लेकिन आप गलत कोर्ट रूम में पहुंच गए। तो इस सूरत में हम इसको सफिशिएंट कॉज कह सकते हैं। 2001 सुप्रीम कोर्ट 355 कहता है कि टाइम कंज्यूम्ड बिफोर रॉन्ग फॉरम कैन नॉट बी कंडोन्ड अंडर सेक्शन 5। रॉन्ग फॉरम के अंदर आपने सूट फाइल कर दिया या एप्लीकेशन फाइल कर दी या अपील फाइल कर दी तो वहां पे जो आपका टाइम वेस्ट हुआ वो तो चले ठीक है कंडोन हो जाएगा क्योंकि आपकी बोनाफाइड मिस्टेक थी, लेकिन उस रॉन्ग कोर्ट के अंदर सू करने से पहले आपने जो टाइम ज़ाया किया है वो कंडोन नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि पहले जो हमने एग्जांपल दिया कि अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 6 महीने हैं और हमने 5 मंथ्स 29 डेज़ वेट किया और अब पब्लिक हॉलिडे को छोड़ें, अब ये सोचें कि हमने 5 मंथ्स और 30th डे पे लास्ट डे पे हमने किसी को सू किया जिसको करना था, लेकिन वो गलत कोर्ट में कर दिया। तो गलत कोर्ट में हमने जो सू किया उसमें जब कोर्ट के पास हमने फाइल किया केस, फिर कोर्ट ने इसको रिव्यू किया, ऑफिस ने रिव्यू किया और फिर कोर्ट ने एडवोकेट टू बी हर्ड पे रखा और कोर्ट ने आपको बुलाया और आपका केस सुना और कोर्ट को पता चला कि जी ये तो मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो कोर्ट ने वो आपको रिटर्न कर दी क्लेंट कि जी नहीं ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब जिस दिन कोर्ट ने आपको रिटर्न की उसके बाद आपका टाइम पीरियड फिर से रिज्यूम हो जाएगा, यानी आपका रॉन्ग फॉरम के अंदर जो टाइम वेस्ट हुआ वो फॉर द सेक ऑफ लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जो आपने टाइम ज़ाया किया यानी 5 महीने 29 दिन वो कंडोन नहीं होगा। उसके बाद जितना भी टाइम आपके पास पीछे रह गया, जो हमारे केस में सिर्फ 1 दिन रह गया, उसके अंदर आपने राइट फोरम पे वो एप्लीकेशन या अपील या सूट या जो भी है वो आपने फाइल करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने 5 महीने 20 दिन बाद रॉन्ग फोरम पे फाइल किया और वहाँ पे हमारा 1 महीना गुज़र गया रॉन्ग फोरम पे, तो वो 1 महीना काउंट नहीं होगा, लेकिन उस 1 महीने के बाद अब हमारे पास 10 दिन होंगे क्योंकि पहले 5 महीने 20 दिन हम ज़ाया कर चुके हैं। तो रॉन्ग फोरम पे हमें जो प्लेंट रिटर्न होगी उसके बाद हमारे पास 10 दिन होंगे जिसके अंदर हमने राइट फोरम पे वो अपना केस फाइल करना है, राइट? So time consumed before wrong forum cannot be condoned under section 5. That is not a sufficient cause. 2011 SCMR 1341 कहता है कि a line has to be drawn between a bona fide mistake and negligence. Bona fide mistake और negligence के बीच में एक thin line है जिसको हमने ड्रॉ करना है, ठीक है?
साफ नीयत से गलती करना और नेग्लिजेंस करना, इन दोनों में फ़र्क है। ऐसा हो सकता है कि आपकी नीयत साफ थी, लेकिन आपका टाइम गुज़र गया, तो वो आपकी बोनाफाइड मिस्टेक नहीं है, वो आपकी नेग्लिजेंस है। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ थी और आपने सू किया लेकिन गलत कोर्ट में किया, तो वो आपकी नेग्लिजेंस कुछ हद तक हम इग्नोर कर सकते हैं कि ये नेग्लिजेंस नहीं है, बोनाफाइड मिस्टेक है। कि कोर्ट तो आप पहुँच गए, लेकिन गलत कोर्ट पहुँच गए। ठीक है? दूसरा क्या सफिशिएंट कॉज़ हो सकता है? दूसरा हो सकता है इलनेस, बीमारी। किसकी इलनेस? इट मे बी इलनेस ऑफ द पार्टी और इलनेस ऑफ द पार्टीज काउंसिल। पार्टी की इलनेस हो सकती है, यानी जिसने सू करना है, और उस पार्टी के लॉयर की इलनेस भी हो सकती है, यानी आपने जिस वकील को हायर किया है, ही हैज फॉलन इनटू द इलनेस। अब इलनेस से क्या मतलब है, क्या मुराद है? इट इज नॉट ए यूजुअल इलनेस। नॉर्मली कफ और फीवर may not be considered a sufficient cause. आपको कोई खांसी है, जुकाम है या बुखार है, तो नॉर्मली इसको सफिशिएंट कॉज कंसिडर नहीं किया जाता। इट शुड बी सम इलनेस दैट रिक्वायर्ड बेड रेस्ट। कोई ऐसी इलनेस आपको इतनी सिवियर या इतनी सीरियस होनी चाहिए, या आपके पार्टीज आपके काउंसिल को, कि फॉर एग्जांपल उनको बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया डॉक्टर्स की तरफ से। अब ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बेड रेस्ट ही हो आप, तभी आपको इलनेस की बेसिस पे सफिशिएंट कॉज कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एक अंदाजे के तौर पे ये कहा जाता है कि जी, इट शुड बी सम इलनेस दैट रिक्वायर्ड बेड रेस्ट। कोई इस हद तक इलनेस थी कि उनको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत थी। पीएलडी 2006 कराची 148 कहता है, इफ कंडोनेशन ऑफ डिले इज क्लेम्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, द मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट डिस्क्लोज दैट द पर्सन कंसर्न्ड इज बेडरिडन एंड इज अनएबल टू मूव। यानी अगर आप कंडोनेशन ऑफ डिले क्लेम कर रहे हैं कि जी मेरी डिले जो हुई है मुझसे, उसको कंडोन किया जाए, और आप मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये क्लेम कर रहे हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट को ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि जो पर्सन कंसर्न्ड है वो बेडरिडन था और वो मूव नहीं कर पा रहा था। Where medical certificate produced by the appellant does not contain the address of the doctor or that of his clinic, जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है और उसमें डॉक्टर का एड्रेस या उसकी क्लिनिक का या उसके हॉस्पिटल का या उसके बैठने की जगह का एड्रेस नहीं मेंशन हुआ हुआ, या reading of the certificate shows that the patient had recovered and was able to join his duty, या तो सर्टिफिकेट से ये लगता है कि पेशेंट रिकवर कर चुका था, such certificate will not be sufficient to condone the delay। ऐसा सर्टिफिकेट जिसपे या तो डॉक्टर का एड्रेस नहीं है, या तो उसकी रीडिंग से ये लगता है कि पेशेंट रिकवर हो चुका था जब लिमिटेशन पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ था, तो ऐसी सूरत में वो सर्टिफिकेट हम कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये जो केस है ये बेसिकली फैक्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, इसमें जो कहानी थी, जो फैक्ट्स थे वो पर्टिकुलर थे, और उसकी बेसिस पे कोर्ट ने ये जजमेंट पास की कि इस सूरत में मेडिकल ग्राउंड्स अगर हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और उस सर्टिफिकेट में ये लिखना ज़रूरी है कि वो बंदा बेडरिडन था और वो मूव नहीं कर पा रहा था, और अगर सर्टिफिकेट से ये लगता है कि वो मूव कर पा रहा था, बेडरिडन नहीं था, अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर पा रहा था, अगर कर सकता था अगर चाहे तो उस सूरत में वो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं, आपकी कंडोनेशन ऑफ डिले एक्सेप्ट नहीं होगी, ग्रांट नहीं होगी। लेकिन कहने का मकसद ये कि इस तरह की इस लेवल तक आपको प्रूव करना होता है टू गेट योर डिले कंडोन। आपकी आपकी डिले जो हुई है उसको कंडोन करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, और उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि सारी मीट होनी चाहिए, या उसका थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई होता है जो आपको मीट करना होता है, और लिहाजा कोर्ट को सेटिस्फाई करना कि आपके पास एक सफिशिएंट कॉज है, वो मुश्किल होता है, कोई आसान काम नहीं होता। सो दैट इज़ दी होल कॉन्सेप्ट ऑफ पुटिंग अप दिस साइटेशन। उसके अलावा इलनेस हो गई, उसके अलावा तीसरा कौन सा सफिशिएंट कॉज हो सकता है? विस मेजर या फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर क्या होता है? फोर्स मेजोर कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड को।
यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो कि किस्मत की तरफ से हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रेनस्टॉर्म, पैंडेमिक, अर्थक्वेक वगैरह-वगैरह। कोई ऐसी चीज़ जो कि नेचुरल लॉ के तहत हुई हो, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली जो लॉकडाउन हुआ था 2020 में पिछले साल, जिसमें कोर्ट्स भी बंद थे, तो ऐसी सूरत में आपके सारे के सारे लिमिटेशन पीरियड स्टॉप हो गए थे, क्योंकि एक फोर्स मेजर आ गया था, एक एक्ट ऑफ गॉड आ गया था। कोर्ट्स बंद हो गए थे, पब्लिक हॉलिडे हो गए थे, ठीक है? तो इस सारे लॉकडाउन के पीरियड में जिस पीरियड तक कोर्ट बंद थे, सबका लिमिटेशन पीरियड पॉज़ हो गया था और वो उसने फिर जब से कोर्ट्स वापस खुले, लॉकडाउन खत्म हुआ, तब से उनका लिमिटेशन पीरियड रिज़्यूम हुआ, ठीक है? और उसके बाद आपने अगर कोई केस फाइल किया, तो आपकी डिले कंडोन हो गई क्योंकि और सबकी डिले कंडोन हुई क्योंकि देयर वाज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। कोविड-19 की वजह से आप अपना केस फाइल नहीं कर पाए क्योंकि द कोर्ट्स वर क्लोज्ड। इम्प्रिजनमेंट, किसी प्लेंटिफ को या अपेलेंट को या एप्लीकेंट को अगर इम्प्रिजनमेंट हुई है, वो जेल के अंदर है, सो दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड ए सफिशिएंट कॉज़ इन सर्टेन केसेस। ये ज़रा नोट कीजिएगा, मैंने ऊपर लिखा है व्हाट मे बी अ सफिशिएंट कॉज़। मैंने ये नहीं लिखा कि व्हाट इज़ ए सफिशिएंट कॉज़, क्योंकि आपके जो सफिशिएंट कॉजेज़ हैं, वो फैक्ट टू फैक्ट या केस टू केस अ, वैरी करते हैं। तो ये सारा केस टू केस होता है कि आपके पास सफिशिएंट कॉज़ है कि नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या ऐसा नहीं है कि अगर ये सारी चीज़ें हों, इनमें से कोई एक चीज़ हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिले कंडोन हो जाएगी, ठीक है? तो इसी तरह अगर आपकी इम्प्रिज़नमेंट की वजह से आप कोई सूट फाइल नहीं कर पाए या एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए, तो दैट मे बी कंसिडर्ड ए सफिशिएंट कॉज़। और ये वो रीज़न है जो आप प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा सुनते भी होंगे और देखते भी होंगे कि ओवरवर्क ऑफ द काउंसिल। कभी-कभी आपका ये रीज़न भी चल जाता है कोर्ट में कि जी काउंसिल जो है यानी मैं जो हूँ मैं बिज़ी था और ये उसका एविडेंस है और देखिए मैं ये कोर्ट में रोज़ 15-15 केसेज़ चला रहा था, तो लिहाज़ा मेरी तरफ से डिले हुआ है जो कि कंडोन किया जाए। सो दिस मे आल्सो बी अ सफिशिएंट कॉज़। और ये जो लिस्ट है ये नॉन एग्ज़ॉस्टिव है। यानी ऐसा नहीं है कि ये 5 ही सफिशिएंट कॉज़ हैं, इसके अलावा 50 और भी हो सकते हैं और इन 5 में से कोई नहीं भी हो सकता, अगर आपका वर्ज़न उस रीज़न को सपोर्ट नहीं कर रहा और प्रूव नहीं कर पा रहा कि वाक़ई आपके केस में भी ये सफिशिएंट कॉज़ था या हो सकता है। 2007 एससीएमआर 1560 कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज़ टू हेल्प विजिलेंट बट नो इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब है कि वो पार्टी जो कि इग्नोरेंट हो या वो पार्टी जो लेज़ी हो केस फाइल करने में, रिलैक्स्ड हो, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज़ टू हेल्प विजिलेंट बट नो इंडोलेंट। लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट ये है, उसका मकसद ये है कि वो पार्टी जो विजिलेंट है, जो एक्टिव है, जिसको फ़िक्र है अपने केस की, उसको हेल्प करे, ना कि उसको जो कि लेज़ी है। यानी नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई लिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर देता है, तो उसको लिमिटेशन एक्ट हेल्प नहीं करता। लिमिटेशन एक्ट उसको हेल्प करता है जिसको जो विजिलेंट हो, जिसको अपने केस के बारे में फ़िक्र हो, जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल केस फाइल किया हो लेकिन रॉन्ग फोरम में किया हो, उसको हेल्प आउट करता है लिमिटेशन एक्ट कि जी आप विजिलेंट हैं। इंडोलेंट को यानी लेज़ी को हेल्प नहीं करता, असिस्ट नहीं करता। इसी तरह 2011 सीएलसी 343 कहता है कि लिमिटेशन इज़ अ मैटर ऑफ स्टैट्यूट एंड प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट आर मैंडेटरी, but the question of limitation has to be decided according to the circumstances of each and every case। यानी लिमिटेशन जो है वो एक स्टैट्यूट के तहत रेगुलेट होता है, लिमिटेशन पीरियड जो है लिमिटेशन एक्ट 1908, और लिहाजा उसकी जो प्रोविजंस हैं सारी की सारी वो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप लिमिटेशन पीरियड को फॉलो करते हैं नहीं करते, एक मैंडेटरी है कि आपने लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से ही चलना है।
But the question of limitation has to be decided according to the circumstances of each and every case. Limitation का question केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होना है, क्योंकि हर केस में अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं और अपनी सिचुएशन होती है। इसलिए लिमिटेशन ऑल्दो इज अ मैटर ऑफ स्टैट्यूट का मैटर है और उसकी सारी प्रोविजंस मैंडेटरी भी है, लेकिन वो केस टू केस बेसिस डिसाइड होना है कि क्या डिसाइड होना है। लिमिटेशन के हवाले से हर चीज़ फैक्ट्स के हिसाब से, केस के हिसाब से डिसाइड होनी है। ये भी आपका केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होना है कि आपकी लिमिटेशन पीरियड आपका स्टार्ट कब हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अक्रू कब हुआ, डैमेजेस हुए तो कब हुए, केस फाइल हुआ तो कब हुआ, बीच में कोई पेंडेमिक आया तो वो कितने दिन चला, तो वो पीरियड माइनस कर दें। ठीक है। 2005 CLC 1781 कहता है कि the law requires an indolent litigant to explain delay of each day, which cannot be done merely on the ground that dispute should be decided on merits, ignoring technicalities. यानी लॉ इंडोलेंट लिटिगेंट को, यानी लेजी लिटिगेंट को, यानी लेजी पार्टी को ये रिक्वायर करता है कि वो हर दिन का डिले बताए, हर दिन के डिले को एक्सप्लेन करे, which cannot be done merely on the ground that dispute should be decided on merits, ignoring technicalities. यानी लॉ हर लेजी लिटिगेंट को, लेजी पार्टी को ये रिक्वायर करता है कि जी आपने अगर डिले किया है तो हर एक दिन का मुझे डिले की एक्सप्लेनेशन बताएं कि आपने क्यों डिले किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिमिटेशन पीरियड 30 मार्च को एक्सपायर हुआ तो आपने 1 अप्रैल को केस क्यों नहीं फाइल किया, 2 को क्यों नहीं फाइल किया, 3 को, 4 को, 5 को, हर दिन की डिले की एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आपने क्यों फाइल नहीं किया। एंड दिस कैन नॉट बी डन merely on the ground that dispute should decide on merits and technicalities. एक वो बड़ा वाइडली यूज्ड ग्राउंड होता है कि जी डिस्प्यूट जो है वो मेरिट्स पे डिसाइड किया जाए, टेक्निकलिटीज पे नहीं। तो इस केस में कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि जी अगर आपने लिमिटेशन पीरियड के बाद कोई केस फाइल किया है तो आपने हर दिन का जवाब देना है कि आपने क्यों नहीं फाइल किया, और इस सूरत में आप ये ग्राउंड यूज़ नहीं कर सकते कि जी बस ये डिस्प्यूट जो है वो तो मेरिट्स पे डिसाइड होना चाहिए, हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएँ तो बेहतर है। दिस इज़ नॉट अ टेक्निकलिटी। लिमिटेशन पीरियड टेक्निकलिटी नहीं है, और अगर टेक्निकलिटी है भी तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंपल्सरी मैंडेटरी टेक्निकलिटी है जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। 2004 YLR 664 कहता है कि the party seeking condonation of delay has to explain each day's delay which is condition precedent. कोई भी पार्टी जो डिले कंडोन करने के लिए कोर्ट पहुंची है उसको डिले के हर दिन का जवाब देना है, एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने डिले क्यों किया, और ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, यानी कि ये अ, अ, ऐसी कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होना ज़रूरी है अगर आपने डिले कंडोन करवाना है। दिस इज अ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरिंग कंडीशन। 2014 YLR 128 कहता है कि इन ऑर्डर टू सक्सीड इन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, कंडोनेशन ऑफ डिले की आपने एप्लीकेशन दी, अब उसमें सक्सीड होने के लिए, एप्लीकेशन अलाउ करवाने के लिए क्या ज़रूरी है? ईच एंड एवरी डेज डिले हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। हर दिन का आपको जवाब देना है, एक्सप्लेन करना है कि आपने क्यों डिले किया। मिसकैलकुलेशन इज नो ग्राउंड टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग ऑफ एन अपील। यानी कि अगर आपने सूट या अपील या रिवीजन या रिव्यू या एप्लीकेशन फाइल करने में देर कर दी और आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया और उसके बाद आपने फाइल किया और कोर्ट ने कहा कि जी आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया है, आपने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि जी बिल्कुल एक्सपायर हो गया है लेकिन मेरे पास सफिशिएंट कॉज है। कोर्ट ने कहा कि क्या सफिशिएंट कॉज है? आपने कहा जी मेरा सफिशिएंट कॉज ये है कि मुझसे मिसकैलकुलेशन हो गई, मुझे लगा था कि अगले महीने एक्सपायर होगा लिमिटेशन पीरियड। तो 2014 YLR 128 कहता है कि मिसकैलकुलेशन इज नो ग्राउंड टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग ऑफ एन अपील। मिसकैलकुलेशन कोई ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे डिले कंडोन की जा सके। इसी तरह 2003 YLR 1686 में एक अपील थी एंड दैट अपील वाज बार्ड बाय 4 डेज। 4 दिन की डिले थी इस अपील फाइल करने में।
and no cogent reasons for condonation of delay, nor delay of each day explained. Application was dismissed in such circumstances. तो अपील जो थी वो 4 दिन लेट फाइल हुई और उस 4 दिन लेट का कोई भी कोजेंट रीज़न यानी कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं बताया गया और ना ही हर दिन की एक्सप्लेनेशन दी गई। यानी कि टाइम पीरियड सिर्फ 4 दिन से डिले हुआ था, लिमिटेशन पीरियड सिर्फ 4 दिन से एक्सीड हुआ था। लेकिन क्योंकि अपेलेंट जो है वो हर दिन हर यानी उन 4 में से हर दिन का डिले एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लिहाजा उसकी एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस की गई। कि जो आप क्योंकि हमें नहीं बता सकते कि आपने 4 दिन भी ये क्यों डिले किया और आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया है, तो लिहाजा हम आपकी डिले को कंडोन नहीं कर सकते। 2013 CLC 597 कहता है कि restriction of time limit was an outcome of public policy. Public policy to limit time for bringing an action or claim before the court of law was adopted in the legal systems of all civilized states. ठीक है, restriction of time limit was an outcome of public policy. Public policy का ये outcome था कि time limit को restrict किया जाए और ये public policy जो थी कि time limit को restrict किया जाए ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी कभी भी किसी के भी खिलाफ कोई क्लेम लेके कोर्ट पहुंच जाए। ये जो पब्लिक पॉलिसी थी, दिस वाज अडॉप्टेड इन द लीगल सिस्टम्स ऑफ ऑल सिविलाइज्ड स्टेट्स। ये पब्लिक पॉलिसी के टाइम को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लिमिटेशन पीरियड लगाए जाए लिमिटेशन एक्ट के तहत। ये जो पब्लिक पॉलिसी थी ये उन तमाम सिविलाइज्ड स्टेट्स के लीगल सिस्टम्स में अडॉप्ट की गई। नो डाउट द सुपीरियर कोर्ट्स हैड टाइम एंड अगेन held and encouraged decision on merits instead of technicalities, but it did not mean that in every case the law of limitation should be ignored, which would put the law redundant. यानी इसमें कोई शक नहीं है कि सुपीरियर कोर्ट्स ने यानी हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने टाइम एंड अगेन हमेशा बार बार ये होल्ड किया है और इस बात को इनकरेज किया है कि आपने डिसीजन हमेशा यानी कोर्ट्स ने डिसीजन हमेशा मेरिट्स पे देना है, टेक्निकलिटीज पे नहीं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हर केस में लॉ ऑफ लिमिटेशन को इग्नोर कर बैठें। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो लॉ रिडंडेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास अनलिमिटेड टाइम होगा, कोई भी केस आप किसी के भी खिलाफ कितने भी टाइम बाद फाइल कर सकते हैं, तो द लॉ वुड ऑब्वियसली बिकम रिडंडेंट। आपका लॉ कंप्लीटली रिडंडेंट हो जाएगा। इल एडवाइस बाय द काउंसिल। अगर आपको काउंसिल ने गलत मशवरा दिया, PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट 628 कहता है कि ill advice by the council is not a sufficient ground for condonation of delay. आपको अगर किसी वकील ने गलत मशवरा दिया तो ये कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको एक अच्छा वकील मिला कि नहीं मिला और उसने आपको सही एडवाइस दी कि नहीं दी। अगर कोर्ट ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दे कि आपका अच्छा ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि वकील ने गलत मशवरा दिया और 5 साल और 10 साल आपको वो वकील पागल बनाता रहा और अब 11वें साल पहुंचे हैं जब आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने को 5-6 साल गुजर चुके हैं, तो ठीक है हम आपके डिले को कंडोन कर देते हैं। तो कोर्ट अगर इस तरह करना शुरू करे तो हर कोई बंदा ये बोलना शुरू कर देगा कि जी मुझे वकील ने सही मशवरा नहीं दिया था। So again, in the interest of public policy, PLD 2003 SC 628 says कि ill advice by the council is not a sufficient ground for condonation of delay. Public policy को मद्देनजर रखते हुए हम ये चीज नहीं मान सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपको अपने काउंसिल ने वकील ने मशवरा सही नहीं दिया था जिसकी वजह से आपको केस फाइल करने में डिले हो गई। इसी तरह 2007 SCMR 866 कहते हैं कि every cause for condonation of delay cannot be equated with that of sufficient cause, which amounts to cogent reasoning, convincing justification and satisfactory explanation. यानी कि कॉज में और सफिशिएंट कॉज में फर्क है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर वो कॉज जो आप कंडीशन ऑफ डिले के लिए दे रहे हैं वो सफिशिएंट कॉज है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपने कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए अप्लाई किया और उसमें आपने कॉज ही बताया कि जी मुझे
किसी वकील ने गलत मशवरा दिया था, तो वो आपका रीज़न तो हो सकता है, आपका कॉज़ तो हो सकता है, लेकिन वो सफिशिएंट कॉज़ नहीं हो सकता। क्योंकि सफिशिएंट कॉज़ में कोजेंट रीज़निंग होनी चाहिए, कन्विंसिंग जस्टिफिकेशन होनी चाहिए और सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। रीज़निंग आपकी कोजेंट हो, सही हो, जस्टिफिकेशन आपकी कन्विंसिंग हो, जो कन्विंस कर सके कोर्ट को, और एक्सप्लेनेशन आपकी सैटिस्फैक्टरी हो। ठीक है? एवं ही कोई आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते आपके लिए मेरा सफिशिएंट कॉज़ है। तो ये चीज़ें सैटिस्फाई होनी चाहिए फॉर अ कॉज़ टू बी अ सफिशिएंट कॉज़। गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को कोई एग्ज़म्पशन है या कोई छूट है क्योंकि वो गवर्नमेंट को बिलॉन्ग करते हैं कि नहीं? 2004 वाइलर 10 ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती। यानी गवर्नमेंट को भी हम उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह एक आम आदमी को, एक आम इंडिविजुअल को, किसी भी प्लेंटिफ को ट्रीट करते हैं या किसी भी डिफेंडेंट को। 2009 एमएलटी 82 कहता है कि पार्टी गिल्टी ऑफ लिमिटेशन वाज अंडर ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन ईच डेज डिले इन फाइलिंग ऑफ अपील and in case each day's delay had not been explained satisfactorily, the delay could not be condoned. यानी वो पार्टी जो लिमिटेशन के हिसाब से गिल्टी है, उसका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो हर दिन का डिले एक्सप्लेन करे अपील में, और अगर वो हर दिन का डिले एक्सप्लेन नहीं करता तो उसकी डिले कंडोन नहीं हो सकती। Government could not be given different or special treatment than an ordinary litigant, and government was also required to explain delay reasonably so as to condone the same. Delay in absence of such explanation could not be condoned. यानी गवर्नमेंट को हम डिफरेंट या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उसको वही ट्रीटमेंट देना है जो हम एक ऑर्डिनरी लिटिगेंट को देते हैं, एक आम बंदे को देते हैं जो कि जिसने अपील फाइल करनी है या सूट फाइल करना है या जो भी फाइल करना है। एंड गवर्नमेंट वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन डिले रीजनेबली, और गवर्नमेंट को भी की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी डिले को रीजनेबली एक्सप्लेन करे ताकि उसका डिले हम कंडोन कर पाए, और उस एक्सप्लेनेशन की एब्सेंस में हम डिले नहीं कर सकते चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो। इसी तरह 2012 सीएलसी 1165 कहता है कि प्ली ऑफ ऑफिशियल प्रोसीजर इज नो ग्राउंड फॉर कंडोनेशन। यानी गवर्नमेंट बाज़ औक़ात क्या करती है कि एप्लीकेशन फाइल करती है या अपील फाइल करती है और वो लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल करती है, और इसमें गवर्नमेंट का रीज़न ये होता है कि जी हमारा सफिशिएंट कॉज़ माय लॉर्ड ये है कि ऑफिशियल प्रोसीजर की वजह से टाइम लग गया। यानी कि हमारी वजह से हम गवर्नमेंट में हैं तो एक डिपार्टमेंट से अप्रूवल आता है, फिर दूसरे से अप्रूवल आता है, फिर तीसरे से अप्रूवल आता है, फिर हम सेक्रेटरी से साइन करवाते हैं और ब्ला ब्ला। तो कोर्ट ने 2012 सीएलसी 1165 में ये क्लैरिफाई किया कि प्ली ऑफ ऑफिशियल प्रोसीजर इज नो ग्राउंड फॉर कंडोनेशन। ये कोई बहाना नहीं है कि आपको ऑफिशियल प्रोसीजर में टाइम लग गया इसलिए आपके डिले को कंडोन किया जाए। ये आपका मसला है और आपने हल करना है। ठीक है जी।